हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की कार्य पुस्तिका के अध्याय ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। गतिविधि 1। 2-3 मिनट के लिए चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ और आसपास से उत्पन्न ध्वनियाँ सुनो। तुम्हें कौन कौन सी ध्वनि सुनाई दी? तो आंखें बंद करके हमने थोड़ी देर बैठ जाना है और उसके बाद हमने नोट करना है कि हमने कौन कौन सी ध्वनि सुनी। तो अगर हम कहीं खुले में बैठे हैं तो हमें पक्षियों की आवाज़, मच्छर की आवाज़, बच्चों का शोर, गाड़ियों की आवाज़, वाहनों का शोर, सबने अपने अपनी आंखें बंद करनी है और कुछ देर के लिए बैठ जाना है और कौन कौन सी ध्वनि उनको सुनाई दी वो यहाँ पे लिखनी है। इस इनके अलावा भी बहुत सी ध्वनियाँ तुम्हारे आसपास सुनाई देती हैं, उन सब की सूची बनाओ। तो गाड़ियों की आवाज़, मोटर गाड़ियों की आवाज़, फैक्ट्रियों की आवाज़, पंखे, कूलर, मशीन, घंटी, पक्षियों आदि की आवाज़, बहुत तरह की आवाज़ होती है, निर्माण कार्यों की आवाज़ जो सुनाई देती हैं। गतिविधि 2। स्कूल के घंटे को रस्सी से किसी ऐसी जगह लटकाओ जहां वह किसी दूसरी चीज़ से ना टकराए। घंटे को हथौड़े से बजाओ। क्या घंटे की आवाज़ बजाने से एकदम बात बंद हो जाती है? नहीं। आवाज़ कुछ समय तक क्या होती है, गूंजती रहती है और घंटे में क्या होता रहता है, कंपन होता रहता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये घंटे में क्या जब घंटे से आवाज़ आ रही है तो उसे धीरे से उंगली से छुओ। कैसा महसूस हुआ? तो ये क्या कर रहा है, उंगली से हमने जब घंटे पर हथौड़ी से प्रहार करा तो हथौड़ी में क्या होगा, कंपन होगा कुछ देर के लिए। तो उंगली से जब उसको छुएंगे तो क्या महसूस होगा, कंपन महसूस होगा। आगे क्या कह रहा है, घंटे को दोबारा बजाओ और उसे कसकर पकड़ लो। ये क्या कर दिया, कस के पकड़ लिया। तो क्या घंटे को पकड़ने के बाद भी तुम्हें पहले जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्यों? घंटे को पकड़ने के बाद पहले जैसी आवाज़ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि घंटे को कसकर पकड़ने से क्या हो जाता है, कंपन बंद हो जाता है, घंटे में कंपन नहीं होगा और जिसकी वजह से पहले की तरह आवाज़ सुनाई नहीं देगी। गतिविधि 3। एक थाली लो, उसमें पानी भरो, इसे एक चम्मच से बजाओ। तो ये क्या है, एक थाली है, इसमें क्या भरा है, पानी भरा है और इससे किससे बजा रहे हैं, चम्मच से बजाया। तो पानी की सतह पर तुमने क्या देखा? तो पानी की सतह पर ये क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, पानी हिलता हुआ दिख रहा है। तो वो क्या हो रहा है, पानी में कंपन। तो ये क्या होता है, पानी की सतह पर क्या दिखाई दे रहा है, जल तरंग। तो ये क्या बन जाती है, एक तरह से जल तरंग। आगे क्या कह रहा है, सोच कर बताओ ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, जब उस पर चम्मच से हमने प्रहार किया, वहाँ पे क्या होता है, तरंगे बननी शुरू हो जाती, जल तरंग, कंपन होता है वहाँ पे। तो थाली के कंपन की वजह से क्या होता है, जल तरंग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, थाली के कंपन से। आगे क्या कहता है, अब थाली को बजाकर पकड़ लो जिससे ध्वनि बंद हो जाए। ऐसा करने से पानी की सतह पर क्या असर हुआ कि थाली को पकड़ पकड़ लिया तो उसके बाद क्या हो गया, पानी में कंपन बंद हो जाएगा, ध्वनि बंद हो जाएगी। तो ऐसा करने से पानी की सतह पर क्या असर हुआ, पानी की कंपन कम होगा जिससे ध्वनि भी बंद हो जाएगी। सोचकर बताओ कि ध्वनि उत्पन्न होने के लिए थाली में किस क्रिया का होना आवश्यक है। तो किस क्रिया का होना आवश्यक है, कंपन का होना आवश्यक है। तो अपने आसपास कोई 3 ऐसे उदाहरण दो जिससे वस्तु में होने वाले कंपनों को देखा जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से उदाहरण हम दे सकते हैं, स्कूल की घंटी, ढोलक की तानित झिल्ली और गिटार में तानित तार। ये सब किसका उदाहरण, इन सब में क्या दिखाई देता है, हमें कंपन दिखाई देता है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताओ। ये क्या दे रखे हैं, नीचे 2 चित्र दे रखे। ये क्या है, चित्र 1 और ये क्या है, चित्र 2। तो दोनों ही क्या हैं, बेल जार, क्या है दोनों, बेल जार। और इसमें ये क्या लगी है, घंटी। दोनों में क्या लगी हुई है, घंटी। लेकिन चित्र 1 में क्या अलग है कि इसमें एक निर्वात पंप है जिससे इस बेल जार की सारी हवा निकाल दी गई है, इससे वायु सारी जो है वो निकाल दी गई। क्या कह रहा है, दोनों परिस्थितियों में किस में घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। तो कौन से चित्र में घंटी की आवाज़ सुनाई देगी, तो किस चित्र में सुनाई देगी, चित्र 2 में। क्यों सुनाई देगी चित्र 2 में, क्योंकि इस बेलजार के अंदर क्या है, वायु है और यहाँ से क्या कर दिया, वायु को निकाल दिया गया है, इसे क्या बना दिया, निर्वात, वैक्यूम। तो हमने पढ़ा था कि ध्वनि को के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैसीय हो। लेकिन यहाँ पर जो
ये जो बेल जार है इसमें न द्रव है, न ठोस है और ना ही गैस। गैस थी वो भी किसने से निकाल दी हमने, निर्वात पंप से, जिसकी वजह से ध्वनि की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस भी हो सकता है, द्रव माध्यम भी हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है। लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो कैसी होती है, मैकेनिकल होती हैं। तो इनके लिए ऐसी मैकेनिकल जो तरंगे होती हैं उनको संचरित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। हमें पता है कि 1 सेकंड में जितने कंपन होंगे उसको क्या कहते हैं, 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को हम दोलन को ही क्या कहते हैं, कंपन भी कह सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आवर्ती। तुम्हें क्या लगता है कि ध्वनि संचरण की गति ठोस, द्रव या गैस माध्यम में किस में सबसे अधिक होती है? तो किस में सबसे अधिक होती है, ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद किस में होती है, गैसों में। तो ठोस माध्यम में सबसे अधिक ध्वनि का संचरण होता है। यह गति किस माध्यम में सबसे कम होगी? तो सबसे कम किस में होती है, गैसीय माध्यम में। ट्रेन के बहुत दूर होने पर भी ट्रेन की पटरी पर कान लगाया जाता है तो हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो ट्रेन बहुत दूर है लेकिन उसकी पटरी के ऊपर अगर आप कान लगा के देखेंगे तो उसकी आवाज़ आएगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तो ट्रेन की पटरी धातु की बनी होती है तथा ध्वनि संचरण धातुओं में सबसे अधिक होता है, मतलब ठोस में सबसे अधिक होता है, और ठोस में भी किस में सबसे अधिक होता है, धातुओं में। इसीलिए पटरी में होने वाले कंपन दूर होने पर भी सुनाई देते हैं। तो इसीलिए जब पटरी पर जो कान लगा के हम सुनते हैं तो वो कंपन की वजह से क्या होता है, दूर तक सुनाई देती है। चमगादड़ के सामने कोई अवरोध आ जाए तो उसको उसको कैसे पता चलता है? चमगादड़ जो होता है उच्च आवृत्ति वाली प्राश्रव्य ध्वनि, कौन सी ध्वनि को सुन सकता है, प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि कौन सी होती है, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति वाली होती है, वो ध्वनि कौन सी होती है, प्राश्रव्य ध्वनि। तो ये चमगादड़ कौन सी ध्वनि छोड़ते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि। तो जब ये प्राश्रव्य तरंगे अवरोध से टकराएंगी, कोई मान लो रास्ते में कोई अवरोध आ गया, कोई मच्छर है, मक्खी है, कुछ भी आ गया, तो ये तरंगे उसके साथ टकराएंगी, और ये तरंगे टकराएंगी तो उसके बाद ये क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी, बहुत जल्दी से परावर्तित होंगी, जो चमगादड़ के कानों तक वापस आती है आवाज़, जिससे चमगादड़ को पता चलेगा कि आगे कोई अवरोध है रास्ते में। तो इस तरह से चमगादड़ अपने रास्ते में आने वाले अवरोध को पहचानते हैं। एसटीडी पीसीओ की दुकान पर टेलीफोन करने के लिए कांच का केबिन क्यों बना होता है? तो कांच का केबिन किस लिए बनाया जाता है, ताकि बाहर की आवाज़ अंदर ना आ सके तथा अंदर की आवाज़ बाहर ना आ सके, इसको साउंड प्रूफ बनाने के लिए। क्योंकि नीचे कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं, इन्हें तारत्व के आधार पर छांटकर सारणी में लिखो। तो तारत्व के हिसाब से, तारत्व को सेकंड जो होने वाली जो कंपन होते हैं वो ज़्यादा होंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तारत्व होगा। तो जितनी आवृत्ति होगी उतना ही क्या होगा, तारत्व होगा। तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। और प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर, हमने पढ़ा था। तो उच्च तारत्व, अधिक तारत्व की ध्वनि कैसी होगी, पतली होगी, तीखी ध्वनि होगी। तो सीटी की आवाज़, इनमें से किसकी आवाज़ उच्च तारत्व वाली होगी, ये बताना है। ढोल की आवाज़ कैसी होगी, उच्च तारत्व होगा, नहीं, ढोल की आवाज़ कैसी होगी, कम तारत्व की ध्वनियों में होगी। सीटी की आवाज़ अधिक तारत्व की है, तो सीटी की आवाज़ अधिक तारत्व के नीचे। पुरुषों की आवाज़ कम तारत्व वाली होती है, इसलिए। महिलाओं की आवाज़ कैसी होती है, उच्च तारत्व वाली, पतली तथा तीखी। मच्छरों की भिनभिनाहट कैसी होती है, उच्च तारत्व वाली। बच्चों की आवाज़ भी उच्च तारत्व वाली, और ढोलक की आवाज़ कम तारत्व वाली। तो इस तरह से मच्छरों की भिनभिनाहट कैसी हो जाएगी, उच्च तारत्व वाली, और ढोलक की आवाज़ क्या हो जाएगी, निम्न तारत्व। और बच्चों की आवाज़ भी कैसी होगी, उच्च तारत्व या अधिक तारत्व वाली, पतली तथा तीखी। उसके बाद सही व गलत को छांटो तथा गलत कथन को ठीक करके लिखो। पतली यानी उच्च तारत्व वाली ध्वनि का आयाम अधिक होता है। तो पतली तारत्व वाली ध्वनि, तो उसकी क्या होती है, आवृत्ति अधिक होती है, तो क्या उसका आयाम अधिक होगा। आयाम वाली ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है, आयाम क्या होता है,
कम होता है। उच्च तारत्व वाली ध्वनि का आयाम कम होता है। जो प्रबल ध्वनियाँ होती हैं उनका आयाम ज़्यादा होता है। जो जैसे शेर की आवाज़ है, जो प्रबल ध्वनि होगी उसका क्या होता है, आयाम अधिक होगा। तो पतली आवाज़ या उच्च तारत्व वाली ध्वनि का आयाम क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट, मोटी यानी निम्न तारत्व वाली ध्वनि का आयाम कम होगा। तो जो मोटी आवाज़ होती है, जो प्रबल आवाज़ होती है, उसका आयाम कम होगा या अधिक होगा, तो उसका आयाम क्या होता है, अधिक होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा अधिक होता है। तारत्व कंपन गति पर आधारित है। तो तारत्व किस पर आधारित होता है, कंपन गति पर ही आधारित होता है, आवृत्ति पर ही आधारित होता है। जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, तारत्व होगा। आवर्त काल अधिक तो आयाम अधिक। अगर आवर्त काल ज़्यादा होगा, ज़्यादा आवर्त काल होगा कि जो दूरी होगी, आवर्त काल जितना ज़्यादा होगा आयाम उतना ही अधिक होगा। जैसे अपने विद्यालय या घर के खाली कमरे में जाकर अपने दोस्त का नाम पुकारो, फिर किसी ऐसे कमरे में जाकर अपने दोस्त का नाम पुकारो जो सामान से भरा हो। खाली कमरे में आवाज़ गूंजती है, क्यों क्यों गूंजती है खाली कमरे में आवाज़? क्योंकि खाली कमरे में ध्वनि, या आप यहाँ खड़े होके बोलोगे ये खाली कमरा है, इसमें कोई सामान नहीं है, तो ये ध्वनि जो होगी वो टकराएगी दीवारों से, उसके बाद परावर्तित होकर यहाँ टकराएगी, फिर परावर्तित होकर टकराएगी और फिर यहाँ से परावर्तित होकर अब हमारे कानों को दोबारा से सुनाई देती है। तो ध्वनि का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो परावर्तन की वजह से ध्वनि क्या होगी, हमें वापस से सुनाई देगी। लेकिन अगर इसी कमरे में सामान भरा हो तो अपने आप में समा लेता है, जिसकी ध्वनि खाली कमरे में अधिक परावर्तित होती है, जिसकी वजह से ध्वनि में क्या होगी। कोई ऐसे 2 उदाहरण बताओ जब तुम्हें अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है। तो कुएं में के पास जाकर अगर हम बोलेंगे, कुएं में आवाज़ लगाएंगे, तो हमें अपनी आवाज़ वापस सुनाई देगी। क्योंकि क्या होता है, यहाँ से आप बोलोगे तो ये ध्वनि टकराएगी और वापस से सुनाई देगी, जो एक गूंज के रूप में सुनाई देती है। ऐसा ही ऊंचे पहाड़ पे जाके कोई बोलता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, ध्वनि टकराएगी और वापस से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, जो हमारे कानों को सुनाई देती है। तो हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, उसी तरह से ध्वनि का भी क्या होता है, परावर्तन होता है, जिसको हम बोलते हैं इको। ये क्या होता है, इको साउंड। तो इको की वजह से कुएं में आवाज़ लगाने से, ऊंचे पहाड़ या बिल्डिंग्स पे खड़े होकर आवाज़ लगाने से क्या होता है, आवाज़ की गूंज सुनाई देती है, वापस से सुनाई देती है आवाज़। आसमान में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्यों? हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कि मतलब प्रकाश की चाल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल से, जो कि नॉर्मली कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड, या 344, वायु में इसकी जो होती है वो 344 मीटर प्रति सेकंड की होती है। तो इस ध्वनि की चाल की अपेक्षा प्रकाश की चाल जो होती है वो बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से हमें बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि बाद में सुनाई देती है। निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाओ तथा गलत प्रश्नों को ठीक करके लिखो। कंपन करती वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आवर्ती कहते हैं। जो कंपन करती हुई वस्तु होती है, अपने इर्द गिर्द जितनी अधिक दूरी तक जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे आयाम, ना कि आवर्ती। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसको क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ये क्या है, आयाम। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आयाम कहते हैं। एक दोलन है, इसको पूरा करने के में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्त काल। हमने पढ़ा था दोलक था, लगने वाले समय को क्या कहा था, आवर्त काल, ना कि आयाम। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, आवर्तकाल नहीं कहते। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि प्रति सेकंड 1 सेकंड का समय है और उसमें होने वाले जो दोलनों की संख्या है ये क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है।
ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी गलत है, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कैसी तरंगें होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं ये। तो इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। लिखे वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। डैश कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है? आवर्ती या ध्वनि? तो ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता की आवृत्तियों का प्रास कितने से कितने हर्ट्ज तक होता है? 40 हर्ट्ज से 40,000 या 20 हर्ट्ज से 20,000। तो हमने पढ़ा था मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता की आवृत्तियों का प्रास कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कंपन का डैश जितना अधिक होगा, ध्वनि की डैश उतनी ही अधिक होगी। तो कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। आयाम और प्रबलता कहाँ लिखी जाएगी? प्रबलता। तो कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। अगला है आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ये चित्र में दिए गए वाद्य यंत्रों को देखो, इन सभी में खाली बड़ा बक्सा क्यों होता है? तो इन सभी में क्या होता है? एक बक्सा होता है। तो ये बक्सा क्यों होता है? इन सब में क्या होता है? एक बक्सा है। तो ये क्यों होता है? ताकि ये ध्वनि को बैलेंस कर सके, कंपनों को क्या कर सके? बैलेंस कर सके और ध्वनि उत्पन्न कर सके, अधिक से अधिक कंपन हो सके, कि कंपन के लिए ये क्या कर सके? क्षेत्रफल को बढ़ा सके। तो क्या होता है? इन खाली बक्सों से कंपन के लिए क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए बक्से को बड़ा बनाते हैं। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, ध्वनि उतनी ही क्या होगी? प्रबल ध्वनि होगी। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ऊपर दिए गए वाद्य यंत्रों को ध्यान से देखकर बताएं कि इन वस्तुओं में किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऊपर जो दिया गया है, गिटार, वीणा, इन सब में क्या है? तानित तार, खिंचा हुआ तार, तानित तार। ढोलक और तबले में किससे हैं? तानित झिल्ली। क्या लगी हुई है इनके ऊपर? तानित झिल्ली। तो तानित झिल्ली की वजह से हैं। तो गिटार, सितार तथा वीणा में ध्वनि तानित डोरी द्वारा, और तबला तथा ढोलक में ध्वनि किससे होती है? तानित झिल्ली से, तानित झिल्ली द्वारा। विधि 5। एक प्लास्टिक का बड़ा स्केल लो। चित्र 1 के अनुसार उसका एक सिरा अपने हाथ से दबाकर रखो। ये प्लास्टिक का क्या लिया है? स्केल। चित्र 1 के अनुसार उसका एक सिरा अपने हाथ से दबा के रखो और दूसरे सिरे पर उंगली द्वारा कंपन करो। दूसरे सिरे पर क्या करना है? उंगली से कंपन करना है। उस क्या होगा? अब दूसरे चित्र में क्या है? दूसरे चित्र के अनुसार स्केल का ज़्यादा हिस्सा अपने हाथ से दबा दो, लंबाई को कम कर दिया। दूसरे सिरे पर पुनः उंगली द्वारा कंपन करो। तो दोनों से को देख के तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? कि जब स्केल की लंबाई ज़्यादा ली तो क्या होगा? कंपन में जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, मतलब आयाम ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कंपनों की संख्या, और यहाँ क्या होगा? कंपनों की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। कंपनों की संख्या कम होगी, लेकिन कंपन में की दूरी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो मतलब आवर्ती कम होगी और आयाम ज़्यादा होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। लेकिन जो स्केल छोटा है उसमें क्या हुआ? आवर्ती क्या होगी? ज़्यादा होगी, मतलब क्या होगी? ज़्यादा होगी। कंपनों की संख्या ज़्यादा होगी तो आवर्ती भी क्या होगी? ज़्यादा, लेकिन आयाम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या निष्कर्ष निकाला? तो चित्र 1 में क्या है? स्केल की लंबाई अधिक है तो उसकी आवर्ती कम होगी तथा आयाम अधिक होगा। आवर्ती क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेकिन आयाम जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। चित्र 2 में स्केल की लंबाई कम है, इसकी आवर्ती अधिक होगी तथा आयाम कम होगा। तो इसमें क्या होगा? आवर्ती अधिक होगी, लेकिन आयाम जो है वो कम होगा इसका। और चित्र 1 में क्या था? आवर्ती कम थी, लेकिन आयाम जो था वो क्या था? ज़्यादा था। तो लंबाई बढ़ाने से आवर्ती कम होती है और आयाम क्या हो जाता है?
बढ़ जाता है लंबाई बढ़ाने से। तो यही निष्कर्ष निकाला है हमने। चित्र 1 में स्केल की लंबाई अधिक है तो उसकी आवृत्ति कम होगी तथा आयाम अधिक होगा। चित्र 2 में स्केल की लंबाई कम है तथा इसकी आवृत्ति अधिक होगी तथा आयाम कम होगा। लंबाने से आवृत्ति कम तथा आयाम बढ़ जाता है। आगे देखो, ये चित्र दिखाया हुआ है, किसका है ये? डीजे, पान की दुकान, लाउड स्पीकर चल रहा है साइड में। तो दिए गए किस चित्र में किस तरह के प्रदूषण की बात की गई है? तो ध्वनि प्रदूषण की। शोर मच रहा है तो कौन सा प्रदूषण हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण। इस प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इस ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं सबको पता है। वाहनों की आवाज़, फैक्ट्रियों की आवाज़, डीजे, मशीनों की आवाज़, तेज संगीत, निर्माण कार्यों की आवाज़ या हॉर्नों की आवाज़, जो गाड़ियों के हॉर्न होते हैं। तो इसकी वजह से हमें किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं? तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? हाई बीपी हो सकता है, उच्च रक्तचाप, बीपी की प्रॉब्लम, स्वर्ण क्षमता, कानों से संबंधित रोग हो सकते हैं, अनिद्रा, नींद न आना, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से हो सकते हैं। इनसे बचने के कुछ उपाय सुझाओ। तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं? तो हॉर्नों का उपयोग कम करके, गाड़ियों में हॉर्न का उपयोग कम ना के बराबर करें। बहुत ज़रूरी हो तभी हॉर्न का उपयोग करें। वाहनों में साइलेंसर का उपयोग करके, लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल कम करके, सड़कों तथा भवनों के आसपास क्या करें? अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। किनारे पर क्या होगा? अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे जिससे वाहनों की आवाज़ इन पेड़ों से टकरा के हम तक कम से कम पहुंच पाए। तो इससे क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण कम होगा। तो ये था हमारा चैप्टर ध्वनि। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।